नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं डॉक्टर अजीत सहगल आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 12 अक्टूबर है, जिसको विश्व आर्थराइटिस दिवस के रूप में पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्थराइटिस क्या है, कितने प्रकार की आर्थराइटिस होती है और इनकी क्या जांचें होती हैं, क्या इनका निदान होता है और कैसे इनके मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, कैसे इनके मरीजों को इसकी जानकारी हो सके, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्थराइटिस का मतलब जब हमारे जोड़ की चिकनी सतह यानी कार्टिलेज में रगड़ हो जाए, कार्टिलेज में जगह जगह गड्ढे हो जाएं और हड्डियां घिसने लगे, तो उस स्टेज को हम आर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे जोड़ में दर्द हो गया, तो ये आर्थराइटिस नहीं है, ये आर्थ्रैल्जिया है। आपके जोड़ में दर्द है, लेकिन आर्थराइटिस के लिए आपको जांच करानी होगी। वैसे सिम्टम होने चाहिए, वैसे लक्षण होने चाहिए, जैसे पैर में सूजन हो गई हो, पैर में अकड़न हो गई हो, पैर टेढ़ा हो गया हो, आप चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो गए हों, आप सीढ़ी पर न चढ़ पाते हों, आप रात में ठीक से न सो पाते हों, तो ये आर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस, तो देखिए बहुत तरीके की होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमन आर्थराइटिस है उसमें जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली होती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस दो तरीके की होती है। एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। प्राइमरी मतलब जो उम्र के वजह से आर्थराइटिस हो रही हो, जैसे स्त्रियों में 45 वर्ष के बाद, पुरुषों में 50 वर्ष के बाद। स्त्रियों में जब रजोनिवृत्ति यानी मीनोपॉज हो जाता है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घुटना जो है वो वेट बियरिंग जॉइंट है। हमारे शरीर का वजन घुटने पर पड़ता है, और अगर हमारा वजन बहुत ज़्यादा है तो वो उतना ज़्यादा घुटने पर पड़ेगा, और घुटने पर वजन पड़ने की वजह से घुटने जल्दी असर आ जाता है उसमें। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे कॉमन रूप में देखी जाती है वो घुटने में देखी जाती है। स्त्रियों में और पुरुषों में, स्त्रियों में कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि वो जल्दी हो जाती है, पुरुषों में देर में होती है क्योंकि वो ज़्यादा उम्र के बाद होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो उम्र की गठिया होती है उसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो सकती है? जैसे कभी आपका जोड़ के आसपास का फ्रैक्चर हो गया हो, जिसमें जोड़ इन्वॉल्व हो गया हो, उसके बाद उसका प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट न हुआ हो, फ्रैक्चर का अच्छे से इलाज न हुआ हो, तो वहाँ पे हमेशा एक गैप बना रहता है, और ये जो आर्थराइटिस इसके द्वारा होती है, इसके वजह से होती है, उसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती है वो घुटने में होती है। इसके बाद स्पाइन में होती है। हमारे रीढ़ की हड्डियाँ बहुत चलती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हम लोग घूमते के देखते हैं, आगे झुकते हैं, काम करते हैं। तो घुटने के बाद बहुत संख्या में देखा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, और जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसको कहते हैं गर्दन में जो दर्द होती है उसमें रीढ़ की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है, उनका मूवमेंट कम हो जाता है, सिर झुकाने में, आगे पीछे करने में, दाहिने बाएं देखने में दर्द होता है, और कभी कभी इससे चक्कर भी आता है। तो ये गर्दन की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रूप में देखते हैं। फिर कमर में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। हमारे दो हड्डियों के जो गैप होते हैं उसमें कॉमन L5-S1 और L4-5, ये दो बहुत कॉमन एरिया हैं जहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट होता है। और ये जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है ये 5 की संख्या में होती है। तो हमारे शरीर के ऊपर का वजन और नीचे का भाग पूरे को बैलेंस करने के लिए ये 5 हड्डियाँ होती हैं जो बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम वजन पड़ने की वजह से यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस होना काफ़ी स्वाभाविक हो जाता है। हमारे कंधे के पास एक जोड़ होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ होता है इस जगह पे, इस पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। बहुत से लोग कहते हैं कंधे में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, जो बहुत रेयर है,
कंधे में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती है, कंधे अगर नहीं उठ रहे हैं, हाथ पूरा नहीं चल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर में हम देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, पेरी आर्थराइटिस हो जाती है। हमारे कोहनी में भी जो है कभी कभी सूजन आ जाती है, कलाइयों में भी सूजन आ जाती है। कलाई के 1-2 जोड़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने में मिलती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो घुटना है, रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन चीज़ है। अब हमको डायग्नोसिस कैसे करना है, तो इसकी सबसे पहली डायग्नोसिस होती है एक्सरे से। एक तो हम उम्र से देखते हैं कि अगर किसी की उम्र, अगर वो स्त्री है 40-45 साल की, उसके घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने टेढ़े हो रहे हैं, चलने फिरने में परेशानी है, सोने में परेशानी है, दर्द होता रहता है, नॉर्मल वर्किंग में परेशानी है, दर्द होता रहता है, तो एक्सरे कराने पे हड्डियों के गैप कम हो जाते हैं और हड्डियों के जोड़ के कोने कोने पे हड्डियां बढ़ने लगती हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के हम इलाज के बारे में बात करें तो अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, ये 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4, तो ये सीवियरिटी के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की गई है। अगर हम ग्रेड 1 और 2 में करते हैं तो इसके इलाज में हमको कुछ दर्द निवारक दवा लेनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। कसरत करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खान पान का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम लेना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, और हम लोग अक्सर धूप में नहीं रहते हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। विटामिन डी अगर कम होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, शरीर में हमारे कैल्शियम कम इकट्ठा होगा, तो हमको विटामिन डी लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिलता है तो एक नई थेरेपी है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP थेरेपी। इसके 10-10 दिन पे 3 बार और फिर 1 महीने के बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके रक्त से ही तैयार किया जाता है और आपके घुटनों में इसको डाल दिया जाता है। इसको लगाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो नॉर्मल जॉइंट अपने में ही रहता है, आपका जॉइंट आपके ही पास रहता है और उसकी सूजन कम होने लगती है, उसका टेढ़ापन कम होने लगता है और दवाइयों की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि हम दर्द निवारक दवाइयाँ अगर बहुत दिन खाते हैं तो हमारे लीवर पे, किडनी पे असर होता है, उस पे नुकसान होता है। तो PRP लगाने से इसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं ग्रेड 3 है जिसमें जोड़ चिपक रहे हैं, जोड़ एकदम ख़राब हो रहा है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा रगड़ चुकी हैं, तो एक साधारण सा ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। इसको करने से भी बहुत लाभ मिलता है और कई वर्षों तक रोगी जो है वो जोड़ बदलवाने से बच जाता है, जो कहते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रेड 4 की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एकदम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पैर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, ठीक से खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, अपना रूटीन का काम नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में जोड़ को बदलवाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट आज भी बहुत कारगर तरीके से होता है और इसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो जो लगाया गया जोड़ है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी एक मियाद होती है कि जोड़ जो बदले जाते हैं वो 15 से 20 साल तक काम करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे पाए कि ग्रेड 1, 2, 3 और 4 को हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, एक्सरे से हम डायग्नोसिस करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं और फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद जो बहुत कॉमन आर्थराइटिस देखने को मिलती है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक तरीके के इम्यून डिजीज़ है और कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बनती है। इसमें सबसे पहले छोटे छोटे जोड़ों में इन्वॉल्वमेंट होता है, हाथ के ये जो जोड़ होते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। रोगी आकर के बताता है कि हम जब सवेरे उठते हैं तो मेरी मुट्ठी बंद नहीं होती है, मेरी मुट्ठी अकड़ी रहती है, मेरे उंगलियां अकड़ी रहती हैं, उंगलियों में जगह जगह जोड़ों पे सूजन आ जाती है, मुट्ठी बंद करने में परेशानी होती है और धीरे धीरे करके इसका असर जो है वो घुटनों पे भी हो सकता है, गर्दन पे भी हो सकता है, कंधे पे भी हो सकता है, कूल्हे पे भी हो सकता है। तो ये एक तरीके की बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है और इसको हम लोग ने देखा है कि बच्चों में भी इसका असर होता है, जिसको हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर छोटे बच्चों में
कम उम्र के लोगों में इसका असर हो जाए तो वो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और अगर बड़े उम्र के लोगों में होती है तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि कभी इस जोड़ में दर्द है, कभी उस जोड़ में दर्द है। इसको हम कहते हैं फ्लीटिंग टाइप ऑफ पेन। फ्लीटिंग पेन मतलब कभी इस जोड़ में दर्द है, कभी उस जोड़ में दर्द है। इसमें जोड़ों में डिफॉर्मिटी आने लगती है, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, कभी कभी गर्दन आगे झुक जाती है, घुटने टेढ़े होने लगते हैं। तो अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है वो है एक्सरे की। जब हम एक्सरे करते हैं तो हाथों का एक्सरे किया जाता है और इसके साथ साथ जिस जोड़ पे इसका असर हुआ है उसका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करने के बाद हमारे कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसमें खास करके हम देखते हैं कि ESR एक जांच होती है जो काफ़ी बढ़ जाती है रूमेटॉइड के केसेस में। और उसके बाद फिर इसका RA टेस्ट भी किया जाता है, NTCCP टेस्ट भी किया जाता है। तो और कई टेस्ट होते हैं जिनसे हम लोग इसको कंफर्म करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मरीज़ को परेशानी हो रही है। और इसमें मरीज़ को बहुत ही लंबे समय तक दवा की ज़रूरत पड़ती है। पहले ऐसा था कि कुछ दवाइयाँ ही थी जिनसे बहुत से नुकसान भी हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक देना पड़ता था। कभी कभी लीवर में और किडनी पे उसका असर होता था और परेशानियाँ होती थी। लेकिन समय के साथ अब कई नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे इस रोग का इलाज बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन बात वही है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो वो महंगी होती है। तो आज के तारीख में जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो थोड़ा सा महंगा हो गया है। लेकिन आने वाले कल में मैं समझता हूँ कि वो दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जो शुरू में जो पेटेंटेड दवाइयाँ होती हैं वो महंगी होती हैं और बाद में वो उसके दाम काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। पहले रूमेटॉइड के पेशेंट बहुत परेशान होते थे, अब वो बात नहीं है। नई दवाइयों से बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है और पेशेंट बहुत ही नॉर्मल तरीके से लाइफ अपनी बिता रहे हैं। तो रूमेटॉइड में हमको एक्सरे की भी जांच करनी पड़ती है, खून की भी जांच करनी पड़ती है, दवाइयाँ चलती हैं। ऐसे पेशेंट्स में खून की कमी होती है, उनको एनीमिया होता है, तो उसके लिए उनको जो है वो आयरन वगैरह दिया जाता है। इनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो इनको कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन D दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके इसमें सुधार होता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी जानकारी की ओर, जिसमें एक आर्थराइटिस होती है, उसको कहते हैं गाउट, मतलब गाउटी आर्थराइटिस। इसमें क्या परेशानी होती है? इसमें सडनली एकदम से किसी जोड़ में सूजन आ सकती है। लेकिन गाउट की एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि पैर के अंगूठे के जोड़ के पास से दर्द शुरू होती है। ये किसी भी एज में हो सकती है, फैमिली में रन कर सकती है कि अगर परिवार में दादा को, दादी को, पिता को, माता को किसी को गाउट हुआ है तो उस बच्चे को भी गाउट हो सकता है। और एक बार अगर गाउट हो जाता है, दवा से जांच के बाद अगर वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन दोबारा होने की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक साधारण सी बात यह है कि कोई भी जोड़ में हर दर्द गाउट का नहीं होता। मैं देखता हूँ बहुत से पेशेंट आते हैं जो अपने से आके बताते हैं कि मेरे को गाउट हो गया, लेकिन अगर आप उनकी जांच कराएं तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं आता है। या मान लीजिए 6 यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यू है, अगर 6.1 हो गया तो ये कोई बहुत बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नहीं माना जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि 0.1 जो है वो मैकेनिकल मिस्टेक भी हो सकती है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। जो डायग्नोस्टिक है कि पैर के अंगूठे के पास से जो है वो शुरू होता है, ये घुटने में भी इसका असर हो सकता है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू गाउटी इन्वॉल्वमेंट होता है उनमें। इसका मतलब ये कि मांसपेशी और टेंडन में उनकी जो है वो गाउट का असर हो सकता है। इसमें जो है वो यूरेट के क्रिस्टल जो है वो जमा हो जाते हैं जोड़ में। तो कभी कभी जो सूजन होती है उसमें से वो पानी निकाला जाता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसमें वो क्रिस्टल नज़र आते हैं, जांच करने पर पता लगता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाउट में, कहा जाता है कि अगर किसी ने बियर कंज्यूम किया है, रात में रेड मीट खाया है, तो ऐसे पेशेंट को सवेरे दर्द अगर होता है तो वो एक डायग्नोस्टिक है कि उन्होंने जो है वो रात में बियर वगैरह लिया था, रात में रेड मीट लिया या बहुत हैवी प्रोटीन डाइट ली, तो सवेरे दर्द हो गया। ऐसे पेशेंट जिनको जो डिस्प्रिन पर रहते हैं उनको भी गाउट प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो डिस्प्रिन वाले मरीजों को भी ध्यान रखना चाहिए, अगर जोड़ों में दर्द होता है तो गाउट हो सकता है। तो इसकी जांच के लिए हम एक्सरे भी करते हैं, एक्सरे में भी चेंजेस दिख जाते हैं। इसकी जांच के लिए हमको यूरिक एसिड की भी जांच करनी पड़ती है। और कहा जाता है कि कुछ
खाद्य पदार्थ इसमें बचा करके खाना चाहिए। एकदम से चीज़ों की मनाही नहीं होती है, लेकिन जैसे बियर के लिए मना किया जाता है कि बियर ना पिएं। बीज वाली सब्जियों को बचाते हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, परवल, और बहुत गाढ़ी अरहर की दाल न लें, रेड मीट न लें, तो बहुत आराम से धीरे धीरे करके ये चीज़ कम हो जाती है। और गाउट वाले ये सीख लेते हैं कि हमको क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, तो उनकी परेशानियां काफ़ी कम हो जाती हैं। गाउट के लिए आजकल दवाइयां भी बहुत अच्छी आ गई हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है और बहुत ही जल्दी दर्द में आराम हो जाता है। लेकिन एक बार दर्द में आराम होने के बाद कभी भी दोबारा ये हो सकता है, लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं है। 2-4 दिन दवा खाने से ये ठीक हो जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक खतरनाक आर्थराइटिस होती है जिसको हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसको हम बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं। ऐसा रोगी अक्सर, जिसकी उम्र 17-18 साल के आसपास होती है और कमर के दर्द से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में ऊपर के तरफ जो है वो दर्द बढ़ता जाता है, जो रात में से लेकर के सवेरे तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाथ पैर हिलाने डुलाने में भी दर्द होती है। इसको बैम्बू स्पाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये सारे लिगामेंट ऐसा लगता है जैसे इसमें हड्डियां बन गई हैं और वो पूरी की पूरी जो है स्टिफ हो जाती हैं। और जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट होता है, वो जब अपनी उम्र उसकी बढ़ती है तो एक समय आता है वो एकदम ऐसे आगे झुक जाता है। आगे झुक करके उसकी लंबाई कम हो जाती है, उसके सांस लेने के लिए उसके फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे रोगियों में फेफड़े का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके फेफड़े पूरे फैल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो रिब केज है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये फूलता है, लेकिन वो जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट होते हैं उस बेचारे का मूवमेंट ही नहीं हो पाता है, तो हमारे जो है उनके फेफड़े जो हैं वो फूलते नहीं हैं। इस वजह से उसमें निमोनिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कहा जाता है ये एक तरीके की लाइलाज आर्थराइटिस है। लेकिन आज के तारीख में उम्मीद की कुछ किरण सामने आई है, जिसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ सामने आई हैं जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी फ़ायदा करती हैं और बहुत से रोगियों को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन इसकी मैं ये बताना चाहूँगा कि एक स्पेसिफिक जांच होती है जिसको हम HLA-B27 कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक जांच है जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पॉजिटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव होती है, पेशेंट यंग एज है, उसी समय से अगर जो है उसका इलाज शुरू हो जाए, प्रॉपर फिजियोथेरेपी हो जाए, प्रॉपर डाइट लेने लगे, कैल्शियम लेने लगे, आयरन लेने लगे, तो ऐसे रोगी भी आराम पाते हैं। हालांकि एक तरीके की खतरनाक आर्थराइटिस है। अब मैं बात करना चाहूँगा, एक कंडीशन है जो ट्यूबरकुलोसिस, जो हिंदुस्तान में बहुत होती है। सिर के बाल से लेकर के, सिर से लेकर के पैर तक कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। तो जोड़ों की ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कॉमन है और रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस बहुत होती है। कूल्हे के जोड़ की ट्यूबरकुलोसिस बहुत होती है, बहुत से पेशेंट में होती है। लेकिन अगर इनका अच्छे से इलाज चले, पूरा एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए, तो रिकवरी भी 100% होती है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन के वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। उसमें मवाद का असर हो जाता है, तो वो शरीर में अगर कहीं कोई इन्फेक्शन है या कहीं कोई घाव हो गया है, उसके वजह से आर्थराइटिस हो रही है, तो उसका भी इलाज है। उसका भी एक्सरे किया जाता है, जांच की जाती है। अब जो है कल्चर करा करके पस की, उस अगर इन्फेक्शन है उसमें पस निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, तो उसका पस कल्चर कराया जाना चाहिए। उससे जो दवाइयाँ निकलती हैं वो चलेगी, तो उससे आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये बात रही आपसे इन जनरल आर्थराइटिस के बारे में, जो कॉमनली हम लोग देखते हैं। और इसके लक्षण भी मैंने आपको सब बताए हैं कि आर्थराइटिस में हमेशा ही जोड़ में सूजन, दर्द, रात में न सो पाना, कहीं जो है वो सूजन हो गई है, पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई लक्षण है तो तुरंत जागें और डॉक्टर को दिखाएं, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। प्रॉपर इलाज से सारी आर्थराइटिस अब बहुत अच्छे से ट्रीट की जाती है। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।